Assalamu alaikum, fourth year class. Today the topic of the lecture is quantity theory of money. नजरिया मिकदार ज़र। स्टूडेंट्स, ये कोई नया नजरिया नहीं, बल्कि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें तो इस नजरिए की इब्तिदा तकरीबन 16th सेंचुरी में हुई और 16th सेंचुरी में जॉन लॉ और रिचर्ड कैंटिलान की थ्योरीज भी कुछ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से मिलती जुलती थी। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ मनी से मुतलिक ये मशहूर नज़रिया सबसे पहले प्रोफेसर बीडन ने 1880 में पेश किया। फिर 1886 में एक आर्टिकल में न्यूकॉम ने इसको ज़्यादा बेटर फॉर्म में पेश किया। फिर 1911 में प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इसको बाकायदा एक फार्मूले की शक्ल दी, एक मसावाते मुबादला की सूरत में, यानी उसने इस नजरिए को एक ओकेशन की सूरत में, एक मसावात की सूरत में पेश किया। इस नजरिए से मुतल्लिक देखिए तो ये नजरिया ये बयान करता है कि प्राइस का सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, इट इज द मिकदार ज़र। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स that the quantity of money is the main determinant of the price level or the value of money. Any change in the price of money produced an exactly proportional change in the price level. जैसे कि प्रोफेसर टासक ने भी कहा था कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी मिकदार ज़र को डबल कर दें तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, पहले की निस्बत डबल हो जाएंगी और कदरे ज़र क्या रह जाएगी, निस्फ रह जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी। जी स्टूडेंट्स, कदरे ज़र या वैल्यू ऑफ मनी, इससे मुराद है द परचेजिंग पावर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी, यानी ज़र के एक यूनिट से, ज़र की एक इकाई से हम कितनी कमोडिटीज़, कितनी सर्विसेज खरीद सकते हैं, ये वैल्यू ऑफ मनी कहलाती है। तो तीन ये वेरिएबल्स यानी मिकदार ज़र, क्वांटिटी ऑफ मनी, कीमत, प्राइस और कदरे ज़र यानी वैल्यू ऑफ मनी, इन तीनों के दरमियान एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पाया जाता है, एक बिल्कुल मुतनासिब रिलेशनशिप है, एक एग्जैक्ट तनासुब से ताल्लुक पाया जाता है। और वो एग्जैक्ट ताल्लुक क्या है, जैसा कि भी प्रोफेसर टॉसक की मैंने आपके सामने तारीफ बयान की कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को आप डबल कर देंगे तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट डबल हो जाएंगे और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो निस्फ रह जाएगी। और अगर इसके बरक्स हो, वाइस वर्सा, जैसे कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को निस्फ कर दें तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट निस्फ हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एग्जैक्ट डबल हो जाएगी। हम इसको तफसीलन देखते हैं। एंड इन द वर्ड ऑफ द इरविंग फिशर, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। ये वही बात उन्होंने भी बयान की। अब यहाँ पहली बात तो ये कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी इनके दरमियान जो है वो एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाती है। लेकिन जो एक और बहुत ही डिफरेंट इस नज़रिए की बात है, ये नज़रिया इस चीज़ का दावा करता है कि इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, यानी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन से इनके दरमियान तब्दीली वाक़या होती है। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइसेस सिर्फ बढ़ती हैं, बल्कि एग्जैक्ट उतना ही बढ़ती हैं जितनी के क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ी होती है। ये इस नज़रिए की इनफरादियत है। और ये भी कि जब प्राइसेस कम होती हैं, जब क्वांटिटी कम होती है तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट उतनी ही कम होती हैं जितनी के क्वांटिटी ऑफ मनी कम हुई होती है। और वैल्यू ऑफ मनी यानी ज़र की कुव्वत खरीद उसके बिल्कुल बरक्स बढ़ती है। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल, द प्राइस लेवल विल आल्सो डबल एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी 1/2। ऑन द अदर हैंड, इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड बाय 1/2, the price level will also be reduced by 1/2 and the value of money will be twice। अब इसमें आपने देखिए कि हकीकतन जिंदगी में ऐसा ही होता है। अगर हम
क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं, जबकि हमारे पास वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हमने इस क्वांटिटी ऑफ मनी की मदद से परचेज करना है, अगर उनकी मिकदार तो उतनी ही है, लेकिन हमारे पास अब ज़र की मिकदार पहले की निस्बत ज़्यादा है, जबकि अशिया खिदमात की मिकदार उतनी ही है। अब हमें पहले से ज़्यादा ज़र की मदद से उतनी ही अशिया खिदमात खरीदनी है, तो जाहिर है हर कमोडिटी की जो है वो प्राइस जो है वो पहले की निस्बत इंक्रीज हो जाएगी। और जब क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और नतीजतन प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो अब आप मनी के एक यूनिट की मदद से पहले इसकी निस्बत कम मिकदार में कमोडिटीज खरीद सकेंगे। जैसे कि अगर हम पाकिस्तानी इकोनॉमी पर इसको अप्लाई करें, तो यहाँ हमारे पास जो मॉनेटरी यूनिट है वो है 1 रुपी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा हो जाए तो यकीनन प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि 1 रुपए से कितनी कमोडिटीज खरीद सकते हैं? जाहिर है पहले की निस्बत कम खरीद सकते हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। जबकि इसके बरक्स अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो कम हो जाए और गुड्स एंड कमोडिटीज की मिकदार उतनी ही हो, अब हमें कम मनी की मदद से उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, तो नतीजतन प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब जब प्राइसेस कम होगी तो हम मनी के एक यूनिट की मदद से पहले की निस्बत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकेंगे, क्योंकि प्राइसेस कम हो गई हैं। इस तरह वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अब इनके दरमियान जो हमने प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताया कि अगर ज़र की मिकदार डबल तो कीमतें भी डबल और ज़र की कदर निस्फ रह जाएगी, जबकि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ हो जाए तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट हाफ हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाएगी। इसको हम सीधा देखते हैं। हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर आएंगे जिसमें जो है ये सूरत हाल ज़्यादा बेहतर तौर पर आपके सामने आएगी। चीज़ सबसे पहले हम जानते ही हैं कि किसी भी नज़रिया को, थ्योरी को पेश करने के लिए उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अज्यूम किए जाते हैं। तो ये हमारी असम्पशंस हैं। सबसे पहली, प्राइस इज द पैसिव फैक्टर इन द क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज विच इज अफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर्स। ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मसावात मुबादला जो कि इरविन फिशर ने पेश की थी, हम इसको आगे अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्राइस जो है वो एक पैसिव फैक्टर्स है, यानी कि ये खुद बदलने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ एम एंड एम प्राइम एंड एम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ एम से मुराद है क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफ द क्रेडिट मनी एंड एम से मुराद है जो कि लीगल मनी है। इसको हम आगे देखेंगे। बहरहाल जो दोनों तरह की मनी है वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेटेड हैं और इनका प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। यानी क्रेडिट एम प्राइम क्रेडिट मनी और एम से मुराद है लीगल मनी। यही हमारी वो मनी जो कि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, यानी कि हमारे सिक्के और करेंसी नोट, ये एम कहलाते हैं। जबकि एम प्राइम से मुराद सारी की सारी क्रेडिट मनी है, जिसके बारे में हमने रेगुलर क्लासेस में तफसील में पढ़ा था, यानी कि आम कमर्शियल बैंक की इशूड चेक, ड्राफ्ट, हुंडियां वगैरह। V prime and V are assumed to be constant and are independent of change in M and M prime। यानी वेलोसिटी जो गर्दिश है ज़र की, और दोनों तरह की गर्दिश, खा जो है वो क्रेडिट मनी की गर्दिश हो या कि गर्दिश, और याम जो है वो लीगल मनी की गर्दिश हो, दोनों जो है दोनों की वेलोसिटी क्या रहती है वो कांस्टेंट रहती है। और उन दोनों का जो है दे आर दी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन एम एंड एम प्राइम। गोया एम और एम प्राइम में लीगल मनी और क्रेडिट मनी में जितनी भी चेंजेस आती रही ये उससे जो है वो अफेक्ट नहीं होती। टी, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया खिदमात की मिकदार, इट इज आल्सो assumed constant and it is not affected by the some other factors which are included in this model, which are the legal money, the credit money and the velocity of the both type of money. And in this same way we assume that the supply of money is exogenously determined constant। सप्लाई ऑफ मनी को ऐसी फोर्सेस डिटरमिन करती हैं जो कि आमतौर पर इकोनॉमिक फोर्सेस नहीं होती।
जैसे कि गवर्नमेंट है या स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसी है, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, मुनाफा कमाना इसके लिए सामने हैसियत रखता है। वो जस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सामने रखते हुए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के मकसद को सामने रखते हुए वो मनी सप्लाई में कमी या बेशी का फैसला करता है। चूँकि ये नॉन इकोनॉमिक डिटरमिनेंट से तय पाती है, इसलिए हम अस्यूम करते हैं इट इज़ एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड कांस्टेंट, यानी कि ये बैरूनी जो वेरिएबल है, ये एक बैरूनी मुतगय्यर है जो कि अंदरूनी जो मॉडल के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ प्राइस है, वेलोसिटी है, ट्रांजैक्शन है, ये इनसे अफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसको डिटरमिन करने वाले कुछ बैरूनी फैक्टर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह। द थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होगी, अरसे तवील में। इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। गोया जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट, मुकम्मल रोजगार होगा, तभी ये थ्योरी जो है वो सही साबित होगी, वरना ये थ्योरी सही साबित नहीं होगी। The equation of exchange presented by the Fisher. According to Fisher, PT is equal to MV plus M prime V prime. Here P for the price level and M for the total quantity of legal money. Legal money जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी मनी जो कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक जो है वो किसी मुल्क में जो है वो इशू करते हैं और लोगों में जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूलियत हासिल होती है, कबूलियत आमा हासिल होती है उसको। एंड वी इज़ दी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एम। वी से मुराद है कि जो लीगल मनी है एम, उसकी गर्दिश कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। हमने वेलोसिटी का कंसेप्ट पीछे भी पढ़ा था। वेलोसिटी से मुराद है कि मनी का एक यूनिट एक साल के अरसे में कितने हाथ बदलता है। चुनांचे उसके हाथ बदलने की जो रेशो है, जैसे कि अगर मनी का एक यूनिट एक साल में 10 दफ़ा जो है वो गर्दिश करता है, 10 हाथ बदलता है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, गर्दिश ज़र। एंड द एम प्राइम मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, द मनी विच इज़ इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स। इट इज़ द क्रेडिट मनी, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियाँ, ये सब के सब जो है क्रेडिट मनी कहलाते हैं। इनकी जो टोटल क्वांटिटी है इट इज डिनोटेड बाय एम प्राइम इन दिस इक्वेशन, वी प्राइम द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एम प्राइम। एम प्राइम की सर्कुलेशन यानी क्रेडिट मनी की जो है वो सर्कुलेशन, उसकी जो गर्दिश है वो वी प्राइम कहलाएगी। एंड टी फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी और ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी, यानी वो तमाम तरह गुड्स एंड सर्विसेज जिसको मनी के जरिए जो है वो एक्सचेंज किया जा रहा है, गोया बार्टर इकोनॉमी में होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं है। अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के आपको दो बड़े पार्ट्स नजर आ रहे हैं। पीटी ऑन द लेफ्ट साइड इट शोज द डिमांड फॉर मनी। हमें डिमांड, व्हाई वी डिमांड फॉर मनी? We demand for money because we want to purchase some goods and services, and as the goods and services are not freely available, we have to pay the price of these goods and services. So by multiplying the prices by their transaction, it is known as the PT and it is also called the demand for money. So the left part of the equation, which is PT, it is known as the demand for money, while on the right hand of the equation there are the two parts, mv plus m prime plus v prime, m prime v prime, ये दो इसके पोर्शंस हैं। and v prime plus and m, here the right portion of the equation v into m plus v prime into m prime, these both are known as the supply of money। ये हमने रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ा। एक है क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, एक है रियल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि ज़र की हकीकी रसद। ज़र की हकीकी रसद सिर्फ और सिर्फ मिकदार ज़र पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि ज़र की हकीकी रसद के दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तरफ है ज़र की मिकदार और दूसरी तरफ है ज़र की गर्दिश, क्योंकि दोनों की मिकदार में कमी बेशी
ज़र की रसद को बहुत शिद्दत से मुतासिर करती है। जैसे अगर किसी मुल्क में ज़र की मिकदार तो कम हो लेकिन वहाँ ज़र की गर्दिश बहुत ज़्यादा हो, तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ ज़र की रसद उस मुल्क की निस्बत ज़्यादा हो जहाँ ज़र की मिकदार तो ज़्यादा है लेकिन ज़र की गर्दिश बहुत कम है। इसलिए ज़र की गर्दिश और ज़र की मिकदार दोनों ज़र की रसद के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। सो द राइट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज द सप्लाई ऑफ द मनी। यहाँ हम दिखाने चाह रहे हैं कि किस तरह जो है इनके दरमियान एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जिसका प्रोफेसर इरविंग फिशर और प्रोफेसर टॉजक ने भी दावा किया है, वो यहाँ पाया जाता है। If the m and m prime are doubled, then v and v prime and the n transactions remains the constant. P is also doubled, but the value of the money, यानी 1/p, is reduced to half. प्राइस इक्वेशन हम ये जानते हैं, हम इसको अभी हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज स्टडी की, पी टी इज इक्वल टू एम वी। अगर हम इस इक्वेशन को P के लिए सॉल्व कर दें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ हमने M और M प्राइम यानी सप्लाई ऑफ लीगल मनी एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी, दोनों को आपस एक दूसरे में जम करके सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया, इट इज दी M। यहाँ M दोनों तरह की मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लीगल मनी की भी सप्लाई को और उसके साथ साथ क्रेडिट मनी की मिकदार को भी, दोनों को जम करके हमने M बना लिया। इसी तरह V नुमाइंदगी कर रहा है V की भी और V प्राइम की भी। V हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लीगल मनी एंड V प्राइम वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, यानी कि जो हमारी क्रेडिट मनी है एतबार ज़र की गर्दिश और जो कानूनी ज़र की गर्दिश है, दोनों की गर्दिश ज़र को मिलाकर हमने एक ही वेरिएबल बनाया, इट इज़ दी V एंड डिवाइडेड बाय T। T जो कि हमारा एक मेंबर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन था, उसको हमने जो है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिया। इट नाउ द इक्वेशन इज P इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय T। हमने अपनी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को P के लिए सॉल्व कर लिया। अब हम इसको अपने जो इरविंग फिशर ने जो इक्वेशन पेश की या टॉजक ने जो इसको डिफाइन किया नजरिया मिकदार ज़र को, उसको हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि प्राइस और क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी, इनके दरमियान जो है वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू 200 एंड वेलोसिटी ऑफ मनी इज 2 and the transactions, यानी the amount of the goods and services is equal to 100. Then what will be the price level? अब आप इसको अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करें, P is equal to MV, M is equal to 200, V is equal to 2. So if we multiply the both factors, it is equal to 400. 400 divided by 100, तो ये हमारे पास प्राइस क्या आ जाएगी 4, क्योंकि फर्स्ट केस में प्राइस है हमारे पास 4। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दें while the velocity and the transaction remains the same as we have assumed in our assumptions, then what will be the price level? Now put the case second in the equation P is equal to mv divided by T. M is equal to 400, V is equal to 2. So we multiply these two members, it will be 800. 800 divided by 100. So the price level will be 8. आप देख रहे हैं कि अगर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया, 100 से बढ़ाकर इसको 200 से बढ़ाकर इसको हमने 400 कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डबल हो गई, तो प्राइसेस क्या हो गई? प्राइसेस 4 से बढ़कर 8 हो गई। तो क्वांटिटी ऑफ मनी के डबल हो जाने से प्राइसेस भी डबल हो गई। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी? वैल्यू ऑफ मनी से मुराद है परचेजिंग पावर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी। ज़र की एक इकाई, एक यूनिट से आप कितनी कमोडिटीज खरीद सकते हैं? पहले अगर आप एक यूनिट से प्राइस थी 4, तो गोया आप एक इकाई से 1 रुपए से कितनी कमोडिटीज खरीद सकते थे? ज़ाहिर कमोडिटी का चौथा हिस्सा खरीदते थे 0.25। लेकिन अब जबकि क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हो जाने से प्राइसेस डबल हो गई हैं,
तो इसका मतलब है कि हम इसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, जैसे 0.125, बहुत थोड़ी सी मिकदार में इसको खरीदा जा सकता है। क्योंकि प्राइसेस के डबल हो जाने से पहले अगर आप जो है वो 4 रुपीज़ में अगर एक शेयर खरीद सकते थे, तो अब आप 4 रुपीज़ में हाफ कमोडिटी जो है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़कर 8 हो गई हैं। इन द सेम विद थर्ड केस में हमने एक वाइस वर्सा केस जो है वो ज्यूम किया है। अगर जो है प्राइसेस, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो 200 से निस्फ होकर रह जाए जस्ट 100, तो अब इसको, और बाकी वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी ये सेम है एज डिस्क्राइब्ड इन द assumptions. So put this the third case in the equation. P is equal to mv divided by t. N is equal to 100 and v is equal to 2. So multiply by these two members, we get the amount 200. 200 divided by 100, the price will be 2. अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में हमारी प्राइस थी 4, लेकिन अगर हम फर्स्ट केस से थर्ड केस की तरफ जो है वो सफ़र करें, तो हमने अपने क्वांटिटी ऑफ मनी को 200 से निस्फ कर दिया, हाफ कर दिया 100, और प्राइसेस भी क्या रह गई, प्राइसेस भी एग्जैक्ट हाफ हो गई, यानी 4 से कम होकर यहाँ 2 हो गई हैं। पहले केस से तीसरे केस की तरफ आते हुए, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर हाफ हो गई तो प्राइसेस भी 4 से कम होकर एग्जैक्ट 2 रह गई, यानी हाफ हो गई। और व्हाट अबाउट दी वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डबल हो गई। जाहिर है अगर पहले आप 4 रुपीज़ में एक कमोडिटी हासिल करते थे, तो अब आप 4 रुपीज़ में 2 कमोडिटीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस कम होकर 2 रह गई हैं। इस तरह इस जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ये साबित हुआ कि अगर आप प्राइसेस को डबल कर देंगे, तो अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देंगे तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट डबल हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। जबकि अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर देंगे तो प्राइसेस भी एग्जैक्ट हाफ हो जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़कर जो है वो डबल हो जाए। इसको हम एक ग्राफ की सूरत में भी पेश कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ मेजर कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पर प्राइस लेवल। इफ द प्राइस लेवल इज इक्वल टू 3, देन द क्वांटिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू M3। लेकिन अगर हम प्राइस ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज कर दें और इसको M3 से बढ़ाकर M4 कर दें, तो आप देख रहे हैं कि प्राइसेस भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं। क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर हम तकरीबन 25% चेंज लाते हैं, तो सप्लाई प्राइस में भी, प्राइस लेवल पे 25% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा उल्टा कर देखें कि अगर हम M4 से मनी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ मनी कम होकर M3 रह जाती है, तो हमारा प्राइस लेवल भी M4 से कम होकर M3 रह जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी के कम्बिनेशन से जो खत बनाया गया है, ये पॉजिटिवली स्लोप खत है। ये पॉजिटिवली स्लोप खत ये जाहिर कर रहा है कि प्राइस लेवल इज द प्रोपोर्शन ऑन टू द मनी। ये नजरिया अगरचे एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप को बयान करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी जो हैं वो खामियां भी पाई जाती हैं। इस नजरिए की जो एक बहुत बड़ी खामी है वो इसका प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। नो डाउट कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप तो है। ये तो एक आम कॉमन सेंस की बात है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन ये दावा करना कि क्वांटिटी ऑफ मनी के डबल हो जाने से प्राइसेस एक्सैक्ट डबल हो जाएंगी और क्वांटिटी ऑफ मनी के कम हो जाने से प्राइसेस एक्सैक्ट निस्फ रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। प्राइस फैक्टर्स को वैसे भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। इस पर जो है वो बहुत सा क्रिटिसाइज किया गया, जैसे कि इसकी एजम्पशंस जो हैं वो सही नहीं है। ये जिन भी एजम्पशंस पर पेश किया गया, हमने देखा कि उन एजम्पशंस को अस्यूम कर लिया कि ये सब के सब वेरिएबल्स ये स्टैटिक रहते हैं, ये नहीं बदलते। हालांकि हमने एजम्पशंस में जिन वेरिएबल्स को स्टैटिक करार दिया वो सब के सब डायनामिक नेचर के हैं। वो हम इकोनॉमिक लाइफ में वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं। इसके अलावा ये अस्यूम कर लिया गया कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वेलोसिटी, यानी ज़र की मिकदार और गर्दिश ज़र में
कोई ताल्लुक पाया नहीं जाता, हालांकि इनके ये आपस में बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं। और जब इनके ज़र की मिकदार के बढ़ने से यानी क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से अगर वेलोसिटी इफेक्ट होती है तो फिर ये हमारा नज़रिया और स्पेशली इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सकती। फिर इस पर जो एक और जो तनकीद की गई है कि बिल्कुल ही मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ तो क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाया जाए लेकिन दूसरी तरफ इस बढ़ती हुई मनी की मदद से हम अपनी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने लग जाएं और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल से गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो जाए। गोया एक तरफ क्वांटिटी ऑफ मनी में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो गया, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। फिर इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ मनी, इसकी इस्तेलाह भी बड़ी ही इसमें एम्बिग्युइटी पाई जाती है, ये इतने वाज़ेह तौर पर जो है वो पेश नहीं की गई। फिर इसके अलावा ये भी तनकीद की गई कि नो डाउट कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इनके दरमियान रिलेशनशिप तो पाया जाता है, पॉजिटिव ही पाया जाता है, लेकिन इनके दरमियान रिलेशनशिप इतना डायरेक्ट नहीं है जितना कि इस नजरिए में दावा किया गया है, बल्कि इनके दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। तनकीद करने वालों का ये कहना है कि ज़र की मिकदार के बढ़ने से जो है असल में सबसे पहला असर जो है वो इंटरेस्ट रेट पर होता है। इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को बदलती है और इन्वेस्टमेंट की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बदलती है, जिसकी वजह से कीमतें बदलती हैं। गोया इतना बड़ा एक मैकेनिज्म दरमियान में इन्वॉल्व है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बदलने से इंटरेस्ट रेट बदलेगी, जो इन्वेस्टमेंट को बदलने का बायस बनेगी और इन्वेस्टमेंट में तब्दीली गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और फिर जाकर कीमतें बदलती हैं। और ये नज़रिया एक स्टैटिक सिचुएशन में तो सही साबित हो सकता है जहाँ के सब के सब इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो साकिन है, लेकिन ये डायनामिक सिचुएशन में जो है जबकि इकोनॉमी में मुसलसल तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं तब ये नज़रिया सही साबित नहीं होता। फिर ये नज़रिया जो प्रोफेसर क्रॉथर ने इस पर बहुत बड़ा एक एतराज़ किया था कि 1930 में तो ये नज़रिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था, क्योंकि अगर वाकई हम ज़र की क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाकर कीमतों को ज़्यादा कर सकते तो फिर शायद 1930 का बहरान कभी भी ना आता, क्योंकि 1930 के बहरान की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत कम हो गई थी, जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक हौसला शिकनी का बायस बनी थी, क्योंकि उनके मसारे भी पूरे ना होते थे और इस तरह जो है वो इन्वेस्टमेंट में एक डाउन साइजिंग की कैफियत पैदा हो गई थी, प्रोडक्टिव यूनिट्स बंद हो गए थे, नतीजतन जो है वो बहुत वसी पैमाने पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी। तो अगर वहाँ जस्ट जो है वो हम ज़र की मिकदार को बढ़ाकर कीमतों को ज़्यादा कर सकते तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए यकीनन एक इंसेंटिव साबित होती, रोज़गार बढ़ने लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। तो गोया प्रैक्टिकली ये बात साबित हो गई कि जस्ट क्वांटिटी मनी को बढ़ाकर आप प्राइस में इजाफा नहीं कर सकते। जी बच्चों, ये इस पर जो है वो क्रिटिसिज्म है। ये नज़रिया जो बुनियादी बात बयान करता है वो अपने लिहाज से बिल्कुल हकीकत पर मुश्तमिल है कि ज़र की मिकदार में अगर इजाफा कर दिया जाए तो कीमतें यकीनन बढ़ जाएंगी, लेकिन इनके दरमियान जो यकीनन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, क्योंकि प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर से डिटरमिन होती हैं।